नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज की इंश्योरेंस क्विज का ये रहा पहला सवाल। सवाल ये है, द कंसिडरेशन पेड टू द इंश्योरर इन रिटर्न ऑफ एन अश्योर्ड सम इफ अ कवर्डेड इवेंट अकर्स इज कॉल्ड। मतलब वो कंसिडरेशन क्या कहलाया जाएगा जो पे किया है इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को इन रिटर्न ऑफ अश्योर्ड, उसके रिटर्न में हमें क्या मिला है, अश्योरेंस मिला है एक सम इंश्योर्ड का, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी का, कि अगर हमें जो इवेंट अकर है मतलब कवर्ड है वो अगर अकर होती है तो हमें वो मनी मिलेगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, इंश्योरेंस वैसे है ही क्या, आप कुछ मनी देते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एक इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके बदले में क्या देती है, अश्योरेंस देती है कि अगर तुम्हारा कार का एक्सीडेंट होता है तो तुम्हें ये अमाउंट मिल जाएगा, अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ होता है, तुम्हारे हेल्थ का इशू होता है तो तुम्हें उसका अमाउंट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अश्योरेंस ही देती है। सो क्या वो जो मनी यानी जो पर्सन ने या इंडिविजुअल पर्सन ने इंश्योरर ने इंडिविजुअल पर्सन ने जो मनी इंश्योरेंस कंपनी को दिया उसको क्या बोला जाएगा, उस टर्म को क्या बोलते हैं? क्या उसको एन्युइटी बोलते हैं, क्या उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, क्या उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, क्या उसको प्रीमियम बोलते हैं, या फिर उसको टोकन बोलते हैं? तो देखो, एन्युइटी तो एक तरीके का पेंशन लेने का इंडिविजुअल, मतलब पेंशन कंपनी देती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम उसमें क्या होता है कि कंपनी खुद आपके बिहाफ पे एन्युइटी खरीदती है और आपको पेंशन के तौर पे मिलता है। एन्युइटी क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन खुद ही खरीदता है अपना पेंशन। ठीक है, इसको ये बोला जाएगा। सो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट तो मतलब हफ्ते होते हैं, ईएमआई होती है, तो वो भी नहीं बोला जाएगा। तीसरा डाउन पेमेंट, वो भी आपके ईएमआई कंसेप्ट में आता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट दे दो और उसके बाद बाकी का अमाउंट दोगे। चौथा है प्रीमियम, जी हाँ, उसको बोला जाएगा प्रीमियम। एक पर्सन जो होता है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी उसको अश्योरेंस देती है कि अगर तुम्हें सो एंड सो इवेंट होती है जो कवर्डेड है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, टोकन नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रीमियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द मिनिमम पॉलिसी टर्म इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम पॉलिसी टर्म क्या रहती है? क्या वो 1 साल रहती है? ठीक है, ये सारे ईयर में लिखे हैं। ठीक है, ईयर्स ईयर्स ईयर्स। 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है। सो इसमें रहता है 5 साल, रटी लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, द मैक्सिमम टाइम विच कैन बी टेकन बाय लाइफ इंश्योरर टू सेटल अ क्लेम अंडर द पॉलिसी इट रिसीव्ड विथ ऑल नेसेसरी पेपर्स इन डेज। सो मैक्सिमम टाइम कितना लिया जा सकता है लाइफ इंश्योरर कंपनी के द्वारा सेटल करने के लिए, किसको? क्लेम को। सो क्लेम सेटल करने के लिए पॉलिसी के अंतर्गत रिसीव करता है कितना नेसेसरी मतलब जो नेसेसरी पेपर्स रिसीव कर लेता है तब की बात, तो कितने डेज ले सकता है? यानी अगर किसी ने क्लेम किया है और वो क्लेम को सेटल करना है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है आफ्टर की जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको सबमिट हो गए हों उसके बाद। ठीक है, क्लेम लॉन्च किया है उसके बाद नहीं है। एक होता है कि जब भी आपका कोई हेल्थ इश्यू या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस इश्यू हुआ है तो उसके बाद जब क्लेम हुआ है, क्लेम सेटल करना है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन लगता है, रिक्वायर्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने होते हैं। वो प्रोवाइड करने के बाद का मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हो? 10 दिन होगा, 30 दिन होगा, 45 दिन होगा, 60 दिन होगा या 90 दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि 30 डेज मैक्सिमम ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट डील्स विथ। सेक्शन 41 किसका? इंश्योरेंस एक्ट का, यानी इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 41 किससे के साथ डील करता है? ऑप्शन ए क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, एजेंट्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट्स, रिबेट से प्रोहिबिशन है। रिबेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एजेंट है वो कोई पॉलिसी बेच रहा है तो पर्सन को पॉलिसी बेचेगा। ठीक है, अब पॉलिसी मान लो 1000 रुपए की है और एजेंट का कमीशन उसमें से 100 रुपए का है,
तो एजेंट क्या करता है पॉलिसी बेचने के लिए, अगर मान लो एजेंट पर्सन को इनडायरेक्टली बोल देता है कि मैं जो कमीशन है उसमें से आधा कमीशन तेरे को वापस दे दूंगा, तो पॉलिसी होल्डर को तो ऐसा ही लगता है ना कि मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ। तो ये चीज को बोला जाता है रिबेट, जो यहाँ पे प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी किसी को असाइन करना है। रेप्यूडिएशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी हटवा देना है, मतलब उसको खारिज कर देना है। या वेज ऑफ पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, या प्रीमियम पे करने का कितने टाइप से उसकी बातें करी है। तो सेक्शन 41 जो है ना वो प्रोविजन ऑफ रिबेट्स के बारे में डील करता है। ठीक है, तो ये आपको काफी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है डैश इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द मनी that comes from illegitimate sources so that it appears in legitimate money। डैश मतलब वो डेफिनेशन क्या है जिसको बोला जाएगा इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द मनी, मनी का जो अपीयर होने का चेंज है वो बोला जाएगा जो इलेजिटिमेट सोर्स से होके लेजिटिमेट बनता है। मतलब इलीगल वे में से आप उसको लीगल वे में लाते हो तो उस वे को कौन से मनी का अपीयरेंस बोला जाएगा। तो क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाएगा, तो ये तो स्टॉक मार्केट में आता है तो ये तो आएगा ही नहीं। एडीआरएस और जीडीआरएस ये भी नहीं आएगा। शेल कंपनीज आपको डेफिनेटली, अभी तो इसका नाम ज्यादा गूंज रहा होगा तो आपको पता होगा शेल कंपनीज यानी उसकी ही फैमिलीज में या उसकी कंपनी की ही खुद की कंपनी होती है जो ओनली पेपर पे रजिस्टर्ड होती है और वो कुछ बिजनेस नहीं करती। फॉर्ज कंपनी एक तरीके से कह सकते हो, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट नहीं। और लास्ट है मनी लॉन्डरिंग। जी हाँ, मनी लॉन्डरिंग is the act of changing the appearance of the money that comes from illegitimate sources so that it appears in legitimate money। यानी इलीगल वे में आया हुआ मनी को अगर लीगल वे में दिखाना है और वो उसे दिखाते हैं तो उसको बोला जाता है मनी लॉन्डरिंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा मनी लॉन्डरिंग। अगला सवाल है द इंश्योरर डोमिसाइल्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर कॉल्ड। ध्यान रहे इंश्योरर पूछा है, इंश्योर यानी क्या होती है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड होता है तो पर्सन होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वैसी जो डोमिसाइल्ड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड, डोमिसाइल्ड मतलब अदर कंट्रीज में स्थित या फिर इनकॉर्पोरेटेड मतलब अदर कंट्रीज में शुरू हुई आउटसाइड इंडिया में, यानी उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन इंश्योरेंस बोला जाएगा, एसोसिएट मेंबर्स बोला जाएगा, मेंबर्स बोला जाएगा, काउंसिल बोला जाएगा या एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मुझे मिसिंग लग रहा है, वैसे तो इस पर अभी आंसर तो वही जाएगा बट थोड़ा मिसिंग ये है कि इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी जो डोमिसाइल्ड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उस कंपनीज को क्या बोला जाएगा, तो उस कंपनी को बोला जाएगा एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स नहीं बोला जाएगा, काउंसिल नहीं बोला जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बोला जाएगा, फॉरेन इंश्योरेंस भी नहीं बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है विद इन हाउ मेनी डेज शुड द इंश्योरर टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ प्रपोजल एंड कन्वे इट टू द प्रपोजर। प्रपोजल मतलब वो एप्लीकेशन जिसके मतलब इंश्योरेंस खरीदना है तो एक प्रपोजल फॉर्म बनाया जाता है, और प्रपोजर मतलब वो पर्सन जिसको इंश्योरेंस खरीदना है तो प्रपोजर के लिए प्रपोजल बनाया जाता है। सो विद इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में इंश्योरर यानी कंपनी डिसीजन ले लेगी रिगार्डिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल आया है प्रपोजल की ओर से कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। तो विद इन कितने दिनों में, 7 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों में, 45 दिनों में, 60 दिनों में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 15 दिनों में इंश्योरर को डिसीजन ले लेना है और कन्वे करना है प्रपोजल को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है हमारा हाउ कैन वन असेस इफ एन इंश्योरेंस कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स क्लेम और नॉट। हम या फिर कोई भी व्यक्ति कैसे असेस कर सकता है, मतलब जान सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एबल यानी कर पा रही है अपने क्लेम्स को और क्लेम्स को फुलफिल। यानी मान लो कि कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी पॉलिसी तो बना रही है, मतलब मान लो कि 1000 रुपए का प्रीमियम लेके तुम्हें करोड़ का क्लेम देने का वादा कर लिया, ठीक है, बट कंपनी के पास अगर पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा। तो उस प्रकार से एक रेशियो चलता है, क्योंकि क्या होता है काफी टाइम कभी ज्यादा क्लेम आ जाते हैं तो कंपनी का प्रीमियम रेशियो टू अर्निंग मतलब अर्निंग रेशियो टू क्लेम रेशियो ज्यादा हो जाता है, यानी प्रीमियम कम आ रहा है और क्लेम ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होगा तो ऐसा ही ना, अगर सारे क्लेम मतलब मान लो कि 100 पॉलिसी बेची,
एक पॉलिसी का मतलब अगर 10 रुपये है तो 10,000 मतलब 1,000 रुपये का आपका काउंट हुआ, ठीक है। 100 पॉलिसी के अगेंस्ट में प्रीमियम कितना है, 1,000 रुपये। बट ये 100 पॉलिसी मतलब 100 इंडिविजुअल हुए, मतलब एक को भी अगर 50 रुपए का क्लेम बोला है कि एक को 50 रुपए का क्लेम मिलेगा, अगर 100 क्लेम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। अब जमा तो 1,000 रुपया ही हुआ है, 5,000 रुपए का क्लेम आ गया। बट ऐसा जनरली होता नहीं है कि इतना ज्यादा क्लेम आ जाए, क्लेम का रेशियो काफी कम ही होता है, नियरली मतलब 1 to 10%। सो अगर 10% को भी आ गया तो ये कितना हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होगा कि अगर हमने प्रीमियम सही से एडजस्ट नहीं किया है तो क्या होगा, प्रीमियम कम ले रहे होंगे, उसके अगेंस्ट में हमारा लॉस ज्यादा होगा। और अगर मान लो 10% भी आया और उसके अगेंस्ट ये मीटअप नहीं कर पाया तो कंपनी घाटे में जा रही है। सो हमें कैसे पता चलेगा, हम किस बेसिस पे असेस करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम्स को मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को देखना पड़ता है क्लेम्स रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं, वो तो अलग चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वो ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर ये असेस करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं। एबिटा, देखो एबिटा तो आप सबने अभी शार्क टैंक इंडिया में सुना ही होगा, तो एबिटा वहां से सीख लेना, फिर भी ना पता चले तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बट ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा सॉल्वेंसी रेशियो। उससे हम एसेस कर सकते हैं कि बता पाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम्स को मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What fees charged by the authority to issue duplicate copy of a license to corporate agents? मतलब कितनी फी चार्ज की जाएगी ऑथोरिटी से डुप्लीकेट कॉपी लाइसेंस की इश्यू करने पे कॉर्पोरेट एजेंट्स के। सो क्या वो 10 रुपए चार्ज किए जाएंगे, 50, 100, 250 या 500? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 50 रुपीज चार्ज किए जाएंगे ऑथोरिटी से डुप्लीकेट कॉपी इशू करने की लाइसेंस की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है द मिनिमम फंक्शनल कैपिटल ऑफ टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर शैल नॉट बी लेस देन। ये कहां वर्क करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में वर्क करते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसका मिनिमम फंक्शनल कैपिटल कितना होना चाहिए तभी आप टीपीए बन सकते हो या फिर हो सकते हो, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़ या 5 करोड़। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 करोड़ होगा तभी टीपीए बन पाओगे। Next, an insurance broker soliciting and procuring business has to undergo at least an institution recognized by the authority and pass the exam dash hours of training from। मतलब एक इंश्योरेंस ब्रोकर है जो सॉलिसिट हो रहा है, मतलब और प्रोक्योर कर रहा है बिजनेस को, उसको अंडरगो होना है, मतलब उसको मिनिमम कितने आवर की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए और एग्जाम पास की होनी चाहिए। तो उसको मिनिमम 25 घंटे की ट्रेनिंग की होनी चाहिए, 50 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 60 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर 125 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा 100 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए और एग्जाम भी पास की होनी चाहिए उस इंश्योरेंस ब्रोकर ने, ठीक है। तो ये थे आज की क्विज के सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, और पुराने वीडियोस देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ ही दिनों में LIC-AAO का रिजल्ट आ जाएगा। ये सीरीज आपको LIC-AAO के लिए भी काम लगेगी और LIC-ADO के लिए भी काम लगेगी। तो बने रहिएगा और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।